क्या उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी के लिए न्याय मांगना अपराध है? क्या न्याय की मांग करने वालों को पुलिस सड़क पर पीटेगी, थप्पड़ों की बारिश करेगी और अपमानित करते हुए हिरासत में लेगी? और जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी खुद पुलिस वाहन में चढ़कर प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारेगा, अपमानित करेगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आई तस्वीरों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ 20 साल की छात्रा जिसका नाम ललिता गौतम बताया जा रहा है, उसकी हत्या का मामला है। दूसरी तरफ उसके लिए न्याय मांगने वाले लोग हैं और उसके सामने खड़ी है पुलिस जिसका दावा है कि कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि पूरी सच्चाई सामने आना अभी बाकी है। तो सवाल है कि आखिर ललिता गौतम के साथ हुआ क्या था? मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका था, लोग 2 महीने बाद भी प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? पुलिस ने उन पर बल प्रयोग क्यों किया? और सबसे अहम सवाल, क्या हमारे समाज की जातिगत गैर बराबरी पुलिस के व्यवहार में भी दिखाई देती है? आज इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं, इसलिए आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिएगा। यूं तो उत्तर प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय कुछ और मुद्दे हैं, लेकिन असली सवाल जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में सबसे अव्वल है जहां अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उनमें भी महिलाओं पर अन्याय अत्याचार की कहानियां रोज आ रही हैं और उनमें भी पिछड़े, दलित और कमजोर तबके के महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार की इंतहा है। मेरठ के ललिता गौतम की कहानी कुछ उसी दिशा में एक वानगी पेश करती है। ललिता गौतम करीब 20 वर्ष की थी और बीए अंतिम वर्ष की छात्रा थी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 15 मई 2026 को वह लापता हुई। 2 दिन बाद 17 मई को मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र में एक खेत से उसका शव बरामद हुआ। परिवार की शिकायत पर अंकुश कुमार नाम के युवक को मुख्य आरोपी बनाया गया और पुलिस के मुताबिक 18 मई को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि साक्ष्य मिटाने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है और मामले से जुड़ी दूसरी संभावित भूमिकाओं की जांच जारी है। यहां एक बात साफ होनी चाहिए, यह कहना सही नहीं होगा कि पुलिस ने हत्या के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन गिरफ्तारी और पूरा न्याय ये 2 अलग बातें हैं और यही इस आंदोलन, इस मुहिम को समझने के लिए सबसे जरूरी बिंदु है। प्रदर्शनकारियों का सवाल था कि क्या इस अपराध की पूरी कहानी केवल एक आरोपी तक सीमित है? हत्या में किसी ने सहयोग किया, किसी ने सबूत मिटाए और किसी और की भी भूमिका थी क्या? अगर थी तो उन सभी की पहचान और जवाबदेही कब तय होगी? यानी मांग यह थी कि जांच निष्पक्ष और पूरी हो, अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका सामने आए और परिवार को न्याय मिले। अब सवाल उठता है कि अगर पुलिस को लगता था कि जांच सही दिशा में चल रही है तो इन लोगों से बातचीत क्यों नहीं की गई जो आंदोलन करने को मजबूर हुए? उनकी आशंकाओं को दूर क्यों नहीं किया गया? और अगर पीड़ित पक्ष न्याय पाता हुआ महसूस नहीं कर सकता और पीड़ित पक्ष चाहता है कि उसे पूरा न्याय मिले और उस पीड़ित परिजन के साथ कुछ समाज के लोग, संगठनों के लोग खड़े होकर उनके न्याय की लड़ाई के लिए आंदोलन का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करते हैं, तो मामला लाठी, थप्पड़ और जलालत तक कैसे पहुंच गया? मामला यह है कि 8 जुलाई को कई 100 लोग मेरठ के कमिश्नरी पार्क में इकट्ठा हुए। वे कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़े। उनकी मांग थी कि प्रशासन उनकी बात सुने और ज्ञापन लिया जाए। कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद होने के बाद प्रदर्शनकारी बाहर बैठ गए। पुलिस का कहना है कि इससे सड़क बाधित हुई और लोगों से रास्ता खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन वे नहीं गए। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और 5 लोगों को हिरासत में लिया। अब पुलिस ने कैसे बल प्रयोग किया, इस वीडियो को जरा गौर से सुनिए
और समझिए कि बल प्रयोग करने के लिए जब ये पुलिस का सबसे आला अधिकारी जाता है तो जाते ही किस तरह थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। जरा अपनी वीडियो को गौर से देखिए। यह दुस्साहस पुलिस कई तरह से कई बार बल प्रयोग करती है, पुलिस जो जरूरी समझती है वो काम भी करती है, लेकिन ये शैली देखिए आपने पुलिस के आला अधिकारी की। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि एक और वीडियो देखिए जिसमें जब वो एक तरफ बल प्रयोग कर चुका होता है और घूमता है तो माइक में कितनी बदतमीजी से बोलता है, जरा इसको सुनिए। इस पुलिस अधिकारी के पक्ष को भी हम सुनेंगे, पुलिस के पक्ष को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि पुलिस इस तरह से काम करती है और कई जगह करती है। लेकिन वहां पीड़ित पक्ष के कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि अगर ये पीड़ित पक्ष दलित समाज का न होता तो इतना आवेश, क्योंकि इस देश में बहुत सारे प्रदर्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस को पीट देते हैं, लेकिन किसी एसएसपी की इस तरह हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जाते ही थप्पड़ मारना शुरू कर दे। इसका एक समाजशास्त्री विश्लेषण होगा। भले ही कोई कहे कि इसमें आप जाति का एंगल ले आ रहे हैं, लेकिन जाति का एंगल होता है। इसलिए इस वीडियो को गौर से सुनिए जिसमें वो फिर से अपमानित करते हुए सड़क गंदी करने को, अगर मैं सही सुन पा रहा हूं कि वो यही बोल रहा है कि सड़क गंदी कर दी, जरा सुनिए और सोचिए कि पुलिस वाला जिस भाषा और जिस शैली में जिस तरीके से बोल रहा है और पुलिस वाला कौन है, इससे भी आपको समाजशास्त्री पक्ष समझ में आ जाएगा। पिताजी की रोटी है, मजाक उड़ा के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने। सड़क जाम करना कानून का उल्लंघन है तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो, हिरासत में लीजिए, मुकदमा दर्ज करिए और अदालत में सबूत पेश करिए। पुलिस को थप्पड़ मारने का अधिकार किस कानून में मिला है? एक सवाल। उत्तर प्रदेश की पुलिस से बीजेपी सरकार में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए पुलिस से एक सवाल, आप किस अधिकार से थप्पड़ मार सकते हैं आंदोलन करने वालों को? आप उन्हें गिरफ्तार करिए। अगर आपको लग रहा है कि वो कानून में लिखा है कि सड़क जाम करना सरकारी काम में बाधा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुश्किल है, आप सबको गिरफ्तार कर लेते, आप जेल भेजते, आप मुकदमा लगाते और न्यायालय में पक्ष रखने का उन्हें भी मौका मिलता। किस कानून में लिखा है कि किसी नागरिक को सार्वजनिक रूप से जलील करेंगे आप? वायरल वीडियो में एसएसपी अविनाश पांडे पुलिस वाहन में चढ़ते और अंदर बैठे एक आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी के ऊपर बदतमीजी से हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रदर्शनकारी रवि गौतम ने पुलिस पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। पुलिस हिरासत में मारपीट के आरोप से इनकार कर रही है, लेकिन इस वीडियो को क्या कहेगी? अब इस वीडियो के बाद एक और वीडियो देखिए जिसमें उस व्यक्ति की एक वीडियो आई है। पुलिस इसकी भी जांच करे, कौन सही कर रहा है, कौन कितना। वो कह रहा है कि मैं यहीं फांसी लगाऊंगा, मैं वकील हूं, मेरा अपमान हुआ है। सुनिए इसको। लेकिन सवाल वीडियो से बड़ा है। पुलिस का काम कानून लागू करना है या मौके पर ही सजा देना? किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं, यह तय करने की प्रक्रिया संविधान ने बनाई है। पुलिस जांच करेगी, अदालत फैसला देगी। अगर पुलिस से शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी, न्यायाधीश और दंड देने वाली संस्था बन जाए तो फिर कानून के शासन का अर्थ क्या रह जाएगा? वर्दी राज्य की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन नागरिक को अपमानित करने का लाइसेंस नहीं हो सकता। और पुलिस का पक्ष भी जान लेते हैं। एसएसपी का कहना है कि हत्या का मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस का दावा है कि परिवार उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था, लेकिन कुछ बाहरी और कथित अराजक तत्वों ने मामले को भड़काया। पुलिस ने एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच की भी बात कही है जिसमें मृतका के भाई को कथित रूप से लालच देकर आंदोलन तेज करने के लिए उकसाने का आरोप है। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी पीड़ित परिवार के दुख का अपने हित में इस्तेमाल करना गलत है और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यही सिद्धांत पुलिस पर भी लागू होना चाहिए। आंदोलन में किसी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी से पुलिस को हिंसक या अपमानजनक व्यवहार करने का अधिकार मिल जाता है क्या? किसी प्रदर्शनकारी का आपराधिक इतिहास है तो उसके खिलाफ पहले से दर्ज मामलों में कार्रवाई करिए, लेकिन उसके पुराने मामलों के आधार पर पुलिस वर्तमान समय में उन्हें थप्पड़ मार सकती है क्या? कानून बदला लेने का साधन नहीं है और पुलिस का काम नागरिकों को सबक सिखाना नहीं है, जो वीडियोस में दिख रहा है कि वो सबक सिखा रहे हैं।
अब इस घटना के कई बड़े पहलू पर बात करना जरूरी है। क्या पुलिस का व्यवहार समाज के हर वर्ग के साथ एक जैसा होता है? यह सवाल केवल मेरठ का नहीं, भारत में पुलिस और सामाजिक गैर बराबरी के रिश्ते पर लंबे समय से सवाल उठते रहे। यह कहना गलत होगा कि हर पुलिसकर्मी जातिवादी है या पुलिस की हर कार्रवाई जाति देखकर होती है, लेकिन यह मान लेना भी भोलापन होगा कि जिस समाज में जातिगत भेदभाव मौजूद है, उस समाज की संस्थाएं अपने आप इन पूर्वाग्रहों से पूरी तरह मुक्त हो जाती हैं। पुलिसकर्मी भी इसी समाज से आते हैं, प्रशासन चलाने वाले लोग भी इसी समाज से आते हैं, हमारी संस्थाएं भी इसी सामाजिक संरचना के भीतर काम करती हैं। इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए, जब कोई प्रभावशाली समूह आंदोलन करता है तो प्रशासन बातचीत के कितने रास्ते खोजता है, और जब गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी या वंचित समाज के लोग सड़क पर उतरते हैं तो उनके सामने संवाद से पहले बैरिकेड, फिर लाठी और गालियां, क्या क्या होने लगता है। यह सवाल किसी एक पुलिसकर्मी की जाति या एक अधिकारी से नहीं पूछा जा रहा, यह सवाल संस्थागत व्यवहार का है। क्या एक प्रभावशाली व्यक्ति और गरीब नागरिक के लिए थाने का अनुभव एक है? क्या दोनों के एफआईआर एक जैसी आसानी से दर्ज हो जाती है? क्या दोनों की शिकायत को समान गंभीरता से ले जाता है? क्या दोनों के आंदोलन को भी समान सम्मान या नजरिए से देखा जाता है? अगर नहीं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि संविधान में लिखी बराबरी और जमीन पर दिखाई देने वाली बराबरी के बीच अभी बहुत लंबी दूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है, भाषण में, होर्डिंग में, लेकिन कानून व्यवस्था का मतलब केवल बुलडोजर, इनकाउंटर और पुलिस की कठोर छवि नहीं होता। कानून का राज तब होता है जब अपराधी भी कानून से डरता हो और निर्दोष नागरिक पुलिस से न डरता हो। यह अंतर बहुत साफ है। पुलिस से अपराधी डरे और नागरिक महफूज महसूस करे। एक लोकतांत्रिक राज्य में पुलिस की सफलता इस बात से नहीं मापी जा सकती कि उसके डंडे से कितने लोग डरते हैं। उसकी सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि एक गरीब से गरीब नागरिक भी बिना भय के थाने में जाकर न्याय मांग सकता है या नहीं। सरकारें अक्सर कहती हैं कानून अपना काम करेगा, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कानून केवल आम नागरिक के लिए नहीं होता। कानून पुलिस पर भी लागू होता है और पुलिस अधिकारी पर भी, सत्ता पर भी और प्रशासन चलाने वाले लोगों पर। अगर मेरठ की इन वायरल वीडियोस में दिखाई दे रहे पुलिस व्यवहार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो इसकी निष्पक्ष समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? कितना बल प्रयोग, गाली का प्रयोग, थप्पड़ का प्रयोग, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ व्यवहार, पुलिस वैन में चढ़कर जो व्यवहार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का व्यवहार, इन सब के ऊपर क्या अलग से जांच नहीं होनी चाहिए? इस पूरे मामले में दो बातें एक साथ सच हो रही हैं। पहली, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच में कुछ कार्रवाई हुई है। दूसरी, परिवार और समाज को यह सवाल पूछने का अधिकार है कि क्या सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच हुई और क्या पूरी सच्चाई सामने आई है। एक गिरफ्तारी से सवाल पूछने का अधिकार खत्म नहीं होता। न्याय केवल आरोपी को पकड़ लेने का नाम नहीं है। न्याय का अर्थ है निष्पक्ष और पूरी जांच, साक्ष्यों की सुरक्षा, सभी जिम्मेदार लोगों की पहचान, मजबूत अभियोजन और अंततः कानून के अनुसार दोषियों को सजा। लेकिन न्याय का एक अर्थ है पीड़ित परिवार के साथ सम्मानजनक व्यवहार। अगर न्याय की मांग करने वाला नागरिक ही राज्य की शक्ति से अपमानित महसूस करने लगे तो व्यवस्था को अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। मेरठ की घटना के बाद कुछ सीधे सवाल है। अगर पुलिस की जांच से सभी लोग संतुष्ट थे तो प्रदर्शन की नौबत क्यों आई? अगर प्रदर्शनकारी कानून तोड़ रहे थे तो कानूनी कार्रवाई की बजाय थप्पड़ और अपमानजनक गालियां क्यों दी गई? और अगर बाहरी लोग आंदोलन प्रभावित कर रहे थे तो इसकी जांच करने के लिए प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे लोकतंत्र में गरीब और वंचित नागरिक को न्याय मांगने का अधिकार केवल तब तक है जब तक उसकी आवाज सत्ता को असुविधाजनक न लगे? एक दलित बेटी के लिए न्याय मांगने वालों के क्या साबित करना होगा कि वो किसी बहकावे में ना आए? नागरिक के सवाल पर जवाब पुलिस की लाठी होगी और वर्दी पहने लोगों को यह अधिकार कौन देता है कि वो इस तरफ मान करें? सवाल पूछना अपराध नहीं, प्रदर्शन करना अपराध नहीं, और पुलिस की वर्दी कानून की रक्षा के लिए है, कानून से ऊपर खड़े होकर के अपनी ताकत दिखाने का हथियार नहीं। ललिता के लिए न्याय मांगने आए लोगों को अगर जवाब में लाठी और थप्पड़ मिला तो लोकतंत्र में आम नागरिक के न्याय मांगने की गुंजाइश पर यह थप्पड़ माना जाएगा, यह अपमान माना जाएगा। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आने वाले दिनों में इस मामले पर नज़र रखिएगा। हम पुलिस का पक्ष और परिवार का पक्ष दोनों पर नज़र रखेंगे और कोई ऐसी जरूरी बात हुई तो आपसे साझा करेंगे। इस देश और प्रदेश को इस तरह के हिंसा अपराध से बचाना होगा और पुलिस जैसे संस्थान में बैठे लोगों को अपने व्यवहार का पुनर्मूल्यांकन करना होगा, वरना समाज सब देखता है, सब जानता है कब थप्पड़,
कब गाली, कब अपमान, यह सबको दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जरूरी लगी, पसंद आए तो इसे लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हों। अपनी टिप्पणी नीचे प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।